हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में जानने वाले हैं सी टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि सी टेट ने ऑफिशियल अपडेट दे दी है कि दिसंबर 2022 में आपके सी टेट के एग्जाम होने वाले हैं, जिसके लिए ऑनलाइन पेपर होगा। और ऑनलाइन पेपर में जो है दिसंबर 2021 में पहली बार हुआ था, तो उसके जो है प्रीवियस क्वेश्चन देखना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो इसी में हम लाए हैं 20/12/2021 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफिशियल वेरीफाइड आंसर के साथ। तो दोस्तों, आप वीडियो को अंत तक बने रहें। यदि आप सीटेट देंगे तो ये वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। चलिए चलते हैं। तो दोस्तों, ये देखिए CBSE, यहाँ देख लीजिए। देखिए ये 20/12 जो है 2021 के एग्जाम के पेपर हैं। 150 क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। तो हम इसमें पहला पार्ट की अभी अध्ययन करेंगे, यानी CDP जो है क्वेश्चन जो है उसके बारे में ही आज हम वो डिस्कस करेंगे। चलिए चलते हैं। देखिए यहाँ पर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी CDP, ठीक है। ये पेपर जो है ऑनलाइन होगा, और आपको ऑनलाइन देने के लिए ये जो है पेपर जो है CDP बहुत ही देखना जरूरी है कि किस प्रकार से टाइप क्वेश्चन पूछे गए हैं, और आपको आंसर भी साथ साथ हम बताते चलेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, ध्यान दीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। देखिए क्वेश्चन को बहुत अच्छा से पढ़िएगा, यहाँ बोला है नहीं है, इसमें ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पहला ऑप्शन देखिए, विकास एक धारीय और एका आयामी होता है। देखिए 2 नंबर क्या दिया हुआ है, विकास ऊपर से नीचे और केंद्र से बाहर की ओर होता है। सी नंबर देखिए, विकास आनुवंशिकता एवं संपोषण से प्रभावित होता है। डी नंबर, विकास सामाजिक सांस्कृतिक परिक्षेप में होता है। तो देखिए विकास जो होता है वो रुकता नहीं, वो जब से जन्म बच्चा लेता है वो विकास उसके मरने तक चलते जाता है, यानी गर्भ से लेके गर्भ तक हो जाता है, ठीक है। तो विकास जो होता है वो चलता ही रहता है, जीवन पर्यंत चलते रहता है, ठीक है। लेकिन वृद्धि जो ऐसी चीज़ है जो क्या होती, जो एक युवा अवस्था जब हो जाता है, जब वो प्रौढ़ावस्था तक आने वो रुक जाती है, उसकी गति जो है थम जाती है। तो विकास जो है आपको ये लिखना पर सबसे जो आंसर होगा, वेरीफाइड आंसर जो है वो क्या है, ए नंबर इसका आंसर होगा। विकास जो है एक धारीय और एका आयामी होता है, ठीक है। चलिए नंबर 2 ध्यान दीजिएगा। देखिए नंबर 2 देखिए, शीर्षगामी सिद्धांत विकास के किस क्षेत्र पर लागू होता है। पहला गामक विकास, देखिए भाषा विकास, संज्ञानात्मक विकास और नैतिक विकास। देखिए शीर्षगामी जो विकास जो होता है वो होता है इसका गामक विकास पर। किस पर होता है, गामक जो है विकास पर आपको, ठीक है। इसका ऑफिशियल आंसर जो है यही होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, भाषा विकास के संदर्भ में संवेदनशील अवस्था कौन सी है। देखिए जन्म पूर्व का समय, प्रारंभिक अवस्था, मध्य बचपन या युवा अवस्था। देखिए संवेदनशील जो अवस्था जो होती है वो क्या होगी, प्रारंभिक अवस्था होती है, ठीक है। बच्चा जो है इसमें जो है 6 से लेके 12 साल की अवस्था जो होती है वो क्या होती है, बाल्यावस्था होती है। इसमें भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं पूर्व बाल्यावस्था, एक होता है उत्तर बाल्यावस्था, है ना। 6 से 9 को होते हैं पूर्व बाल्यावस्था, और 9 से लेकर 12 तक होते हैं वो आपके उत्तर बाल्यावस्था। तो यहाँ पर जो है प्रारंभिक अवस्था जो होगी वो संवेदनशील जो है अवस्था होती है बालक की, ठीक है। देखिए जन्म पूर्व तो होगा ही नहीं, ठीक है, मध्य बचपन तो होगा नहीं, युवा अवस्था तो होगा नहीं। तो इसके ऑफिशियल आंसर जो क्या हो जाएगा, ऑफिशियल आंसर जो है इसका 2 नंबर हो जाएगा, प्रारंभिक अवस्था। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए परिवार में आरंभ होने वाली वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे अपनी व्यक्तिगत पहचान जानना शुरू करते हैं, भाषा सीखते हैं और आरंभिक संज्ञानात्मक कौशल विकसित करते हैं, क्या कहलाती है। प्रारंभिक, देखिए प्रारंभिक समाजीकरण, द्वितीयक समाजीकरण, परिच्छन अवैक्य समाजीकरण या सक्रिय समाजीकरण। देखिए बच्चे का जब जन्म परिवार में होता है तो उसके देखभाल पहले उसकी माँ, पिताजी यानी घर के लोग करते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं प्रारंभिक होते हैं समाजीकरण। और द्वितीयक समाजीकरण वो होते हैं जिसमें जो वो विद्यालय जाता है सीखने के लिए, वो है ना, वो समाज के लोग के साथ सीखते हैं, तो वो हो गया द्वितीयक समाजीकरण। लेकिन सबसे पहले जो है भाषा सीखते हैं, व्यक्तिगत पहचान बनाते हैं, वो परिवार से ही शुरू होते हैं। तो इसलिए इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, प्रारंभिक समाजीकरण, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं 5 नंबर। देखिए
लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किस चरण में नैतिक चिंतन शुरुआती समाजीकरण परिक्षेप पर आधारित होता है? देखिए, पूर्व पूर्व प्रारंभिक चरण, पारंपरिक चरण, उत्तर पारंपरिक चरण, दुरुस्त पारंपरिक चरण। तो इसका आंसर क्या होगा? प्रारंभिक चरण होगा। ठीक है, इसके देखिए आप पढ़ लीजिएगा, लॉरेंस कोहलबर्ग जो होते हैं वो प्रारंभिक चरण में जो है आपको नैतिक सुरक्षित सामाजिक परिक्षेप जो है उसी पर आधारित होता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। पियाजे के सैद्धांतिक दृष्टिकोण से नई सूचनाओं को अपने मौजूदा ज्ञान में शामिल करने को क्या कहते हैं? समायोजन, समाजीकरण, आत्मसात्करण, संगठन। देखिए, समाजीकरण तो होगा नहीं, संगठन तो होगा नहीं, समायोजन करेंगे या आत्मसात करेंगे, ये दोनों कंफ्यूज हो। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि इसमें जो आंसर होगा वो आत्मसात्करण होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखिए बच्चे जो है पहला जो ज्ञान जानता है उसमें नया ज्ञान को, मौजूदा ज्ञान में जो नया कुछ सीखा उसको समायोजित करेगा। ठीक है, उसमें क्या करेगा, पुराने ज्ञान को नया ज्ञान के साथ जोड़ेगा, यानी क्या करेगा, उसमें आत्मसात्करण करेगा। लेकिन समायोजन में क्या होता है कि पूरी तरह से नया ज्ञान होता है, वो होता है समायोजन। तो इसका आंसर जो क्या होगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा आत्मसात्करण। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, यानी 3 नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे 7 नंबर देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, मीना अब शब्दों का प्रयोग करने लगी है तथा समझने लगी है कि शब्द जो है वस्तुओं के प्रतीक हैं। अब तर्क करने लगी है परंतु प्रत्ययों का संरक्षण जो है क्रमबद्धता नहीं कर पाती है, मतलब वो सीरियल नहीं करती है ना, जैसे सीरियलबाज जो है वो नहीं जानती है। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि ये किस अवस्था में है। ठीक है, देखिए पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस अवस्था में है? प्रारंभिक संक्रियात्मक में, अमूर्त संक्रियात्मक में, संवेगी में या गामक में? देखिए सबसे पहले क्या होता है, तमवेगी होता है, उसके बाद क्या होता है, पूर्व होता है। ठीक है, उसके बाद होता है मूर्त होता है, उसके बाद होता है अमूर्त होता है। तो ये देखिए यहाँ पर क्या बोला है कि संरक्षण और क्रमबद्धता नहीं आता है। तो संरक्षण और जो क्रमबद्धता जो होता है वो इसमें जो है आपका नहीं आता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक। ठीक है, अभी वो पूर्व संक्रियात्मक में है। ठीक है, वो संवेदी से नहीं है, पूर्व संक्रियात्मक में है। ठीक है, उसके बाद ये अमूर्त जब संक्रियात्मक आ जाएगी तो वो समझने लगेगी कि इसको क्रमबद्धता जो है वो सही करने लगेगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक। चलिए आगे चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। समीपतक विकास के क्षेत्र जो है का संपर्तन किसने प्रतिपादित किया है? जेरोम बुर्नर, डेविस ऑसवेल, रॉबर्ट एन गायाने या लेव गाइस्टी? देखिए समीपतम विकास का क्षेत्र जो होता है, बच्चा देखिए जहाँ तक सीख सकता था और किसी के मदद के साथ जो सीख सका, उनके बीच की जो ये दूरी जो है वही होती है समीपतम विकास की, वही होता है समीपतम विकास का क्षेत्र। ठीक है, तो कौन बोला? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लेव गाइस्टी। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, लेव गाइस्टी जो है हो जाएगा। ठीक है, उसे नहीं कहा था। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। कौन सा कथन जो होता है लेव वाइगोस्टी के मूल सिद्धांत को सही मायने में दर्शाता है? अध्ययन एक अंतर्मन प्रक्रिया है, अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है, अधिगम उत्पत्ति मूलक समावेश है, ठीक है, या अधिगम एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है जिसके 4 चरण हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया, सीखने की प्रक्रिया जो है वो सामाजिक प्रक्रिया, पहले परिवार में सीखता है बच्चा, उसके बाद जब बाहर जाता है समाज सिखाता है ना, समाज में फिर क्या आता है, स्कूल सिखाता है ना, तो इस प्रकार से वो सामाजिक प्रक्रिया एक प्रकार से। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 चलते हैं। देखिए, एक प्रगतिशील कक्षा में कौन सा विकल्प सार्थक शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत अधिगम विधि का उदाहरण है? निरंतर व्यक्तिगत प्रतियोगिताओं का आयोजन, मौखिक दंड का प्रयोग, एक रूपी मानकीकृत पाठचर्चा, केवल अधिगम का मूल्यांकन के स्थान पर अधिगम के लिए मूल्यांकन पर बल देना। तो क्या होगा? इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, केवल अधिगम का मूल्यांकन के आधार पर अधिगम के लिए मूल्यांकन पर बल देना। ठीक है, और सीखने पर ध्यान देना है हमको। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकास सिद्धांत इस बात का समर्थन करता है कि बच्चे में संज्ञानात्मक विकास सांकेतिक भाषा विकास से पूर्वगामी है? ठीक है, देखिए पियाजे का संज्ञानात्मक विकास या वाइगोस्टी का सामाजिक संस्कृति सिद्धांत, एरिक्सन का मनोवैज्ञानिक सामाजिक सिद्धांत या बेंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत? देखिए जब भी संज्ञानात्मक की बात आएगी तो वो कहाँ चले जाएगा? सीधा इसका आंसर हो जाएगा पियाजे का संज्ञानात्मक विकास। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? पियाजे का संज्ञानात्मक विकास। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए।
यानी 1 नंबर। ठीक है, ज्ञान प्यार जो होता है उसके संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत पर। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 ये बोल रहा है कि जेंडर रूढ़िवादिता को रोकने के लिए एक अध्यापक द्वारा कक्षा में प्रयोग की जाने वाली कौन सी विधि उचित नहीं है। उचित नहीं है, ध्यान दीजिए क्वेश्चन में, उचित नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, देख पढ़िए। जेंडर पक्षपात को चुनौती देना, कक्षा में बालक बालिकाओं को अलग अलग बैठाने की व्यवस्था करना, जेंडर में भेदभाव पर चर्चा करना, ऐसे उदाहरणों का प्रयोग करना जिसमें लड़के लड़कियां गैर पारंपरिक भूमिकाओं में दिखाई दे। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। क्यों होगा, देखिए कक्षा में जो होता है जेंडर पक्षपात को चुनौती देना। ठीक है, यानी लड़का लड़की सबको समान हमको ध्यान देना है ना, सबको समान हमको ध्यान देना। जेंडर भेदभाव को चर्चा करना, अच्छी बात है। ठीक है, ऐसे उदाहरणों का प्रयोग करना जिसमें लड़के लड़के गैर जो होता है लड़की नहीं पढ़ेंगे लड़का पढ़ेंगे, ऐसे उसको चुनौती देना। तो ये जो है नहीं कर सकते। कक्षा में बालक बालिकाओं को अलग अलग बैठाने का व्यवस्था करना ये उचित नहीं है, यानी ये जो है गलत है, बाकी जो है सब ये सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ बोला था नहीं है। ठीक है, नहीं है बोला है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 नंबर। ठीक है, बालक कक्षा में बालक बालिकाओं को अलग अलग बैठाने की व्यवस्था करना। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, पारो अपने पिता की बढ़ई की दुकान में उनकी सहायता करती है, जहां पर वह लकड़ी के ब्लॉक टुकड़ों में अपने पिता पर सिखाई गई गतिविधि से सफलतापूर्वक मापती है। उसे हाल में ही EWS स्कीम के अंतर्गत एक पब्लिक स्कूल में विद्यालय में प्रवेश मिला है, जहां पर वह शैक्षिक अपेक्षाओं खासकर गणित की सामना करने में असमर्थ है। इस स्थिति में अध्यापक को क्या करना चाहिए। देखिए पारो को कहना चाहिए कि उसमें पढ़ने की क्षमता नहीं, ये तो नहीं कर सकते आप। पारों को परीक्षाएं देनी चाहिए और दोहराव और वेधन को बढ़ावा देना चाहिए। नहीं, दोहराव तो क्या, सीखने पर देना है। पाठ्यक्रम में अध्ययन सामग्री को पारों के लिए प्रासंगिक बनाना चाहिए और पारों द्वारा विद्यालय के बाहर सीखे गए गणितीय अनुभव को समावेश करना चाहिए। हाँ, जो कुछ उन्हें सीखा है उसको साथ में लेते हुए उसके अधिगम को आगे बढ़ाना चाहिए। ये अच्छे बात बोल रहे हैं। पारों को घर पर सीखे ज्ञान को स्कूल से सीखे ज्ञान को पृथक करना चाहिए, पृथक नहीं करना चाहिए, उसी को ज्ञान के साथ उसको आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 जो है ये बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 14 देखिए, ध्वनि लय शब्दों के अर्थ के प्रति सचेतना किस बुद्धि के हैं, अंतर्व्यतीत, अंतराव्यतीत, भाषिक या स्थानिक। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, भाषिक। ठीक है, जब भी ध्वनि लघु शब्दों बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3, यानी भाषिक जो हो गया प्रति सचेतना के बुद्धि के मूल हैं। ठीक है, ये पूरी तरह से ऑफिशियल आंसर है। ठीक है, इस पर विश्वास कीजिए और इसको पूरे अंत तक देखें। वीडियो को लाइक भी करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 15 नंबर देखिए, एक सामाजिक संज्ञानात्मक कक्षा में कौन सी आकलन विधि जो है अधिक उपयुक्त रहेगी। ठीक है, सहयोगी प्रायोजित कार्य, एक शब्दों वाले वस्तुपरक प्रश्न, मानक परीक्षण या मात्र स्मरण पर आधारित परीक्षा। देखिए सबसे पहले क्या होता है कि इसमें स्मरण पर नहीं देंगे, है ना, याद पर उतना ध्यान है, उससे रटने पर नहीं देना है, उसको समझने पर ध्यान देना है। ठीक है, मानक परीक्षण, देखिए एक शब्दोत्तर वाले वस्तुपरक नहीं, सहयोगी प्रतिनिधि, है ना, सबके साथ जो है सहयोगी वो सीखने में अधिक होता है। ठीक है, उसको सहयोगी प्रतिनिधि कार्य जो है वो बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन में क्या हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा, सहयोगी प्रायोजित कार्य। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में सतत से क्या अभिप्राय है। ठीक है, देखिए अध्यापन के दौरान विभिन्न उपकरणों का प्रयोग करते हुए छात्रों के साथ बार बार मूल्यांकन करना, उनकी सहायता करना, अंकों, ग्रेड और अन्य के छात्रों की उपलब्धि की तुलना नहीं करना बच्चे से। ठीक है, अंक ग्रेड नहीं देना है ना, उसकी तुलना नहीं करना, उसको सीखने पर ध्यान दिया जाए। निश्चित अंतराल पर पूरे शैक्षणिक वर्ष में औपचारिक पेंसिल परीक्षा लेना है, नहीं पेन पेंसिल पेपर ये नहीं। समय समय पर बच्चों के असमन और प्रत्यारोपण की योग्यता का मापन करना। देखिए असमन पर नहीं, आपको ये अच्छा ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 1, ये ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाना है। अध्यापन के दौरान विभिन्न उपकरणों का प्रयोग करते हुए छात्रों के साथ मूल्यांकन करना और उनकी सहायता करना, जो भी कमी है उस कमी को पूरा करना है, फिर उसको आगे बढ़ाना है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए 17 नंबर, ठीक है, शिक्षार्थियों में किस प्रकार के जो है लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ठीक है, प्रवीणता, देखिए प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्य, असफलता के बचने वाले लक्ष्य,
है ना, असफलता स्वीकार लक्ष्य या आत्म प्रायोजित लक्ष्य। देखिए असफलता से बचने के आप नहीं सकते, आप जो है बच्चे को उसको सिखाएंगे, असफलता का स्वीकार ये नहीं होगा, आत्म प्रायोजित अपना से नहीं, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्य। ऑप्शन नंबर जो है 1 जो है वो बिल्कुल राइट है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्य। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा समावेश का नियम है? देखिए विभेदन या भेदभाव, मानकीकृत अनुदेशन, व्यक्तिगत भिन्नताओं को स्वीकार करना, पृथकीकरण और नामांकित करना। नामांकित पृथकीकरण नहीं, अलग नहीं करना है उस बच्चे को, भेदभाव नहीं करना, मानकीकृत अनुदेशन नहीं। सबसे बढ़िया जो ऑप्शन जो है वो सी नंबर है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को स्वीकार करना। ठीक है, अलग अलग प्रकार के अलग अलग सभी बच्चों में विविधता है, उसको स्वीकार करते हुए उसको अधिगम जो है उसको देना है। ठीक है, इसी को सिखाना है उसको। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा 3 नंबर। चलिए आगे चलते हैं 19 नंबर। एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है उसे जो है घर पर शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, उसे एक अलग संस्थान में रखने की जरूरत है, समावेशी प्रावधानों को पालने वाले नियमित स्कूल में जाना चाहिए, बिना किसी विशेष प्रावधान वाले नियमित स्कूल में डाल देना चाहिए ताकि उनकी स्थितियों को सूझने में क्षमता विकसित हो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए सबसे पहले उसे अलग संस्था में रखने की जरूरत नहीं है, घर पर शिक्षा प्रेरित नहीं करनी चाहिए, ये भी नहीं, बिना किसी विशेष भेदभाव के स्कूल में नियमित स्कूल में डाल देना चाहिए, उनकी स्थितियों की सूझने की क्षमता विकसित हो, ये भी नहीं। ये जो है समावेशी प्रावधानों को पालने वाले नियमित स्कूल में जाने, जहाँ पर जो समावेश सबको समावेश करते हुए, सभी को विशेषताओं को देखते हुए, सबकी भिन्नताओं को देखते हुए उसको आप समायोजित करते हुए बच्चे को अधिगम को शिक्षा प्राप्त प्रदान करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी जो है शिक्षा प्रणाली कक्षा में सृजनात्मक में सहायक होगी? कल्पनाशील उत्तरों को स्वीकारना, विचार मंथन पर बल देना, अभिसारी चिंतन को बल देना, असहमति के प्रति सहनशीलता। देखिए इसमें कौन सी है, 1 नंबर या 2? देखिए यहाँ पर देखना है, तो देखिए कल्पनाओं को उत्तरों को स्वीकारना सही है, उसके बाद देखो विचार मंथन को बल देना बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अभिसारी चिंतन को देना, अभिसारी नहीं अपसारी है ना, अलग अलग एक ही चीज़ को जो है बच्चे अलग अलग तरीके से को बताएंगे, अपसारी ये सही है, अभिसारी सब बच्चे एक साथ नहीं होंगे, इसलिए अपसारी जो होगा वो ठीक है, लेकिन अभिसारी नहीं देना, यानी ये 3 नंबर तो होगा नहीं। असहमति के प्रति सहनशीलता सही है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। ठीक है, 1 नंबर सही है, 2 नंबर और 4 नंबर। ठीक, चलिए आगे चलते हैं 21 नंबर। देखिए एक स्वर चिंतन आत्मविनोह वाले छात्र जो आयोजित सत्र के सामूहिक क्रियाकलापों को करने में कठिनाई का सामना कर रहा है की सहायता करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि समावेशी दृष्टिकोण के अनुरूप नहीं है? देखिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए आंसर क्या होगा बताइए। देखिए सामूहिक कार्य के दौरान उपयुक्त प्रत्यक्ष लिखित सामग्री देना, बच्चे को कम शोर वाले विशांत वातावरण में युग्मों को कार्य करने की अनुमति देना, कार्य बच्चे को विशिष्ट स्कूल में भेजना। ठीक है, सामान्य कक्षा में प्रतिकारी ट्यूटर को मदद लेना। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा बच्चे को विशिष्ट स्कूल में भेजना। ठीक है, ये जो है अनुरूप नहीं है या नहीं बोला है, इसलिए ये आंसर होगा। बाकी सामूहिक कार्य में उसको और प्रोत्साहन करेंगे, बच्चे को कम शोर वाले अनुमति देंगे, ये भी सही है। समान कक्षा में प्रतिरूपी ट्यूटर की मदद देंगे, ये भी सही है, लेकिन ये बच्चे को विशेष स्कूल में भेजना ये जो है सही नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 22। एक प्राथमिक कक्षा में शिक्षक को छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, को कभी नहीं अनुमति देनी चाहिए, पर सजा देना चाहिए। देखिए सजा तो दे नहीं सकते, अनुमति नहीं, ये भी नहीं, हतोत्साहित नहीं करना, उसको प्रोत्साहित करना कि वो अगली बार फिर पूछे। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, यानी 20 नंबर 2 का क्या हो जाएगा 1 नंबर। चलिए आगे चलते हैं 23। देखिए कथन 1, विद्यालयों को छात्रों में पाठ्य पुस्तकों को याद करके पुनः उल्लंघन देने की योग्यता के स्थान पर उनमें अपनी आवाज़ उठाने, जिज्ञासा ज्ञात करने, क्रियाशील होने, प्रश्न पूछने के लिए विवाद करने, समूह में कार्य करने की योग्यता विकसित करनी चाहिए, है ना। कारण भी देखिए सॉरी, अधिगम का स्वरूप क्रियाशील और सामाजिक हो, सही विकल्प चुने। देखिए इसमें कौन सही है कौन गलत है, इसको आपको बताना है, या दोनों सही है या दोनों गलत है। ठीक है, ये आपको बताना है इसमें।
देखिए ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर क्या होगा, ए और आर दोनों सही है। आर सही व्याख्या करता है ए की, ए और आर दोनों सही है, लेकिन और आर जो है, ये जो आर जो बी ए जो है ना, आर जो दिया हुआ वो सही व्याख्या करता है ए की। अधिगम का स्वरूप जो है क्रियाशील होना चाहिए, है ना, और सामाजिक है। तो इसके ऑप्शन में क्या हो जाएगा, 1 नंबर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 24 देखिए, एक विशेष विषय में ज्ञान और संबंधों को सुव्यवस्थित और निरूपित करने के लिए आलेखीय साधनों का प्रयोग क्या कहलाता है, खंड कहलाता है, या अग्रती आयोजक, स्मृति सहायक, या संकल्पना मानक मानचित्र। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4, संकल्पना मानचित्र। ठीक है, ज्ञान और संबंधों को सुव्यवस्थित करने के लिए क्या है, संकल्पना मानचित्र, यानी ऑप्शन नंबर 4 सही है इसका। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 25 देखिए, उस उदाहरण को चुनिए जो आंतरिक प्रेरणा हमको देता है। ठीक है, रोशनी परीक्षा में अच्छे अंक के लिए परिश्रम कर रही है क्योंकि उनके माता पिता ने उन्हें 90% जो है ऊपर लाने पर घड़ी दिलाने का वादा किया था। घड़ी दिलाने का यानी बाय प्रेरणा, ये नहीं होगा, यहाँ आंतरिक प्रेरणा बोला। ठीक है, रोमी अपना गृह कार्य पूरा कर रहा है ना, क्योंकि माता पिता उसे फिर टीवी देखने देंगे, यानी ये बाह्य प्रेरणा है। रोमा बहुत सी पुस्तकें पढ़ रही है क्योंकि रीडिंग स्टार बोर्ड पर अपना नाम ऊपर लाकर वह अध्यापक की प्रशंसा पाना चाहती है, यह भी है बाह्य प्रेरणा है। अपनी परियोजना कार्य करने के लिए अभी विभिन्न स्रोतों का तलाश कर रहा है क्योंकि नई जानकारियाँ लेने में रुचि रखता है। देखिए, रुचि रखता है मतलब ये आंतरिक प्रेरणा है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 26, इनमें से कौन सी नीति छात्रों को चिंता का सामना करने के लिए सहायता नहीं देती है। छात्रों को अधिगम की प्रभावकारी और अर्थपूर्ण विधियां सिखाना छात्रों को सही है। ठीक है, छात्रों को लघु अवधि और यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करने की सहायता देना सही है। छात्रों को अपनी चिंता की अनुभूति पर स्रोत पहचानने का मदद करना सही है। कक्षा में छात्रों के प्रदर्शन की एक दूसरे तुलना नहीं करेंगे। बच्चे को तुलना नहीं करना है। बच्चे को सब में अलग अलग क्षमता होती है, कोई जल्दी सीखता है, कोई लेट से सीखता है, लेकिन सभी में अपनी अपनी ये जो विशेषताएं होती है, इसलिए तुलना नहीं करना है। और यह नहीं बोला है, इसलिए ऑप्शन में क्या हो जाएगा, 4 जो है वो राइट आंसर है। ठीक है, आगे चलिए। 27 देखिए, रचिता एक गणित अध्यापिका अपने छात्रों को भाषा कथन करने वाले प्रश्नों में सही प्रक्रिया पहचानने में त्रुटियों का विश्लेषण कर रही है। इसके पीछे क्या उद्देश्य है। देखिए, अधिक त्रुटियों वाले छात्रों का कम त्रुटियों वाले पृथक करना, नहीं, गलत हो गई। अधिक त्रुटियों वाले छात्रों को दंड स्वरूप अधिक प्रश्न देना, नहीं। त्रुटि सुधार करने के लिए अभ्यास हेतु अधिक प्रश्न देना, नहीं। त्रुटियों को समझना क्योंकि वे छात्रों के चिंतन को समझने में मदद करते हैं, ये बहुत ऑप्शन सही है। ठीक है, ऑप्शन में क्या हो जाएगा, उसको समझना क्या कहाँ गलती हो रहा है, उसके बाद उसको फिर मदद करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4। 28 देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NEP, जिसको पर क्या है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है, 2020 जो है किस पर बल देती है। परीक्षा के लिए पढ़ना, स्मरण आधारित प्रतीक्षा, वेधन और अभ्यास, या समप्रतिनिधि समझ। तो इसका क्या हो जाएगा, समप्रतिनिधि समझ, है ना। सीखने पर बल देना, रटने पर बल नहीं देना है। ठीक है, सिर्फ नंबर लाने पर, गेट पाने पर नहीं, समप्रति। ठीक है, परीक्षा के लिए नहीं, स्मरण पर, याद करने पर नहीं, अभ्यास पर नहीं, सम पर, है ना, उसको अलग अलग जो है स्किल पर ध्यान देना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 29, बच्चे की शिक्षा शास्त्र द्वारा सबसे अधिक अर्थपूर्ण अधिगम करते हैं। व्याख्यान और प्रत्यक्ष अनुदेशन द्वारा, पुनरावृत्त या अनुभव अभ्यास के द्वारा, जब वे कार्यों और क्रियाकलापों में क्रियाशीलता में भाग लेते हैं। कार्य को पूर्ण करने में विभिन्न चरणों में उपयुक्त इनाम दिए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए, जब वो कार्यों और क्रियाशीलता में भाग लेते हैं, बच्चे को हमेशा क्रियाशील रखना है ना, बच्चे को क्रियाशील, उसको बच्चों के साथ, है ना, एक्टिविटी पर ध्यान देना है। ठीक है, ये नहीं होगा, पुनरावृत्ति बार नहीं होगा। कार्य को पूर्ण करने विभिन्न चरणों को उपयुक्त इनाम से नहीं दे सकते, आप आ सकते। उसको जब तक आंतरिक मोटिवेशन नहीं आएगा, क्रियाशीलता नहीं है, तब तो वे नहीं सीखेंगे, इसलिए उसको क्रियाशीलता रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3। देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन 30 नंबर। देखिए, छात्रों को विभिन्न प्रकार की सामग्री का प्रदान करवाना और उन्हें अपने अधिगम को स्व निर्देशित करने का स्वतंत्रता देना डैश को बढ़ावा देने की विधि है। यंत्रों अधिगम, प्रत्यास्पर्धक अधिगम, अन्वेषित अधिगम, या निर्देशात्मक अधिगम। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, अन्वेषित अधिगम,
है ना, ये नहीं होगा, प्रत्यास्पदा नहीं होगा, जैसे नहीं होगा। इसका क्या ऑप्शन नंबर 3 होगा, अनवस्थित अधिगम। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बतावें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और वीडियो यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जो है जरूर करें। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।